Hello children, how do you do? I hope all of you are good. हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम लोग अगले दिन फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे या फोर्सेस इन मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फोर्सेस इन मैकेनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। लिख देते हैं पहले टाइटल फोर्सेस इन मैकेनिक्स। These are the common forces. इसे पहला तो है कि कॉन्टैक्ट फोर्स का होता है। जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चलती हैं, फिसलती हैं, तो वहां पर एक ढंग का फोर्स लगता है। वो फोर्स एक दूसरे को मोशन को अपोज करता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, आप लोग जानते हैं। दूसरा है जब बॉडी के साथ हाथ में किसी को उठाते हैं तो उठाने के बाद आपका इसका वेट लगता है आपके हाथ पे, तो वेट नीचे की ओर लगता है और हाथ जो है रिएक्शन करता है ऊपर की, उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शंस। तीसरा वेट है जब किसी धागे से आप कोई चीज लटका देते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो वह नीचे की ओर वेट लगाता है और धागा में टेंशन पैदा होता है ऊपर की ओर, तो इसको हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स। और चौथा है जब हम लोग स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो वहां पर एक फोर्स लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो ये चार रंग का फोर्सेस होते हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब लिख लेते हैं चार रंग का फोर्स। ये फोर्सेज मैकेनिक्स की कॉमन फोर्सेस है जो हम लोग यूज करते हैं। तो पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल लिखते हैं। दूसरा है नॉर्मल फोर्स, ये कब होता है जब आप कोई बॉडी का वेट नीचे के mg लग रहा है और ये हाथ तलाती पर रखे हुए हैं तो ऊपर की ओर आपका नॉर्मल रिएक्शन, और आप कोई चीज रखे हुए हैं कहीं पे टेबल पर रखा हुआ है तो टेबल पर नीचे की ओर वेट लग रहा है mg और टेबल जो है टेबल का सरफेस ऊपर की ओर लगा रहा है नॉर्मल फोर्स। थर्ड टेंशन फोर्स, पेंडुलम है कोई चीज लटक रहा है स्ट्रिंग से तो ये mg नीचे की ओर रहेगा और धागा में टेंशन T होगा। और फोर्थ है स्प्रिंग फोर्स। ये कब अपीयर होता है जब ये कोई बॉडी पर आप स्प्रिंग लगा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं या इसको आप खींच रहे हैं। दो स्थिति हो सकता है, आप इधर फोर्स लगाएं, खींचें या दबाएं, तो ये आपको जो फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स है क्या। एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स जो है क्यों राइज करता है, कारण क्या है। देखिए फ्रिक्शनल लिखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों राइज करता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स तब राइज करता है जब दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के बीच में, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में कोई मोशन हो। लिख देते हैं इसको, when there is a relative motion between the two bodies, in contact में होना जरूरी है, then there appears a opposing force between the surface of contact then there appears a opposing force between the surface of the contact।
which opposes the relative motions of the objects. Opposing force, this opposing force is called frictional force. Frictional force or force of friction. Force of friction कैपिटल से लिख दिए हैं। ये जो है ये अपोजिंग फोर्स when there is a relative motion between the two bodies in contact, then there appear a opposing force between the surface of contact which opposes the relative motion of the objects. This opposing force is called frictional force. This opposing force, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये एक टेबल की टॉप पर रखा हुआ, ये आपका टेबल है, तो ये टेबल के टॉप पर जहां कॉन्टैक्ट जहां पर होगा, ये रेट जब दिखा रहे हैं दोनों को जो कॉन्टैक्ट जहां पर होगा, यहां पर एक मान लीजिए कि आप फोर्स लगा रहे हैं, इधर खींच रहे हैं आप फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को, तो इस सतह पर जो लेफ्ट से दिखाई पड़ रहा है वहां एक फोर्स रहेगा और यह फोर्स क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इसका मतलब दोनों को रोकेगा, इस पर ही फोर्स लगेगा, इस पर ही लगेगा, इसके मोशन को है कम करने की कोशिश करेगा। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। वैसे आप खींच के देख सकते हैं, अगर इसको आप खींचे तो या धक्का दें तो जहां कहीं मोशन होगा देयर विल अपीयर ए opposing contact force that opposes the motion. वह गति को ही विरोध करता है फ्रिक्शन फोर्स, वह गति को पैदा होने देना नहीं चाहता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक पोजीशन में है तो इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है कुछ लग रहा है, लेकिन जो आप तब तक वहां मूव नहीं करेगा जब तक आप फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके दूसरा फोर्स नहीं लगाते हैं। तो ऐसे फोर्स जो ऑब्जेक्ट को स्थिर रहने के लिए आवश्यकता है, ऐसे फोर्स को कहते हैं हम लोग स्टैटिक का। जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा उस ऑब्जेक्ट के मोशन इनिशिएशन को रोकता है, इट प्रेसिस्ट द इनिशिएशन ऑफ द मोशन। तो आइए अब हम फ्रिक्शन के पढ़ें। पहला इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो आइए फर्स्ट हम लोग करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से पता चलता है कि फ्रिक्शन जो है स्थिर होने पर होता है। एक कोई चीज है ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है इस लेयर पर, तो इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं हम, मान लीजिए कि हमने एफ फोर्स लगा है, इसको मूव कराने के लिए एफ फोर्स लगा है। इसका जो वेट है नीचे की ओर काम कर रहा है mg, और नॉर्मल रिएक्शन इसका mg का है, ऊपर की ओर जो है वो क्या होगा, m होगा। तो जितना ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा ये उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा फोर्स हमें उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो स्टैटिक फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये हम लोग इसको कहेंगे फोर्स जो हम लोग लगाए इसको मोशन लगाने के लिए। एफएस क्या है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स इन स्टैटिक पोजीशन। लिख देते हैं इसको एफएस फोर्स अप्लाइड इन स्टैटिक पोजीशन। तो एफएस इज प्रोपोर्शनल टू एम और एफएस
इक्वल टू म्यू एस एन। ये म्यू को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का ये एरिया ऑफ कांटेक्ट निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपका ये फ्रिक्शन राइज ही क्यों करता है, फ्रिक्शन राइज करने का कारण क्या है, नेचर ऑफ द सरफेस। अगर रफनेस ज्यादा है तो राइज करेगा, और अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन के दो ही कारण होते हैं पैदा होने का, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब, और जो सरफेस है या सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है उसका क्या नेचर है, मतलब रफ है या प्लेन है, उस पर निर्भर करता है। आइए अब जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा मूव करेगा, और जब मूव करेगा, जैसे ही आप एक बार मूव कर जाओ ऑब्जेक्ट, तो ये आपको फोर्स की कम आवश्यकता पड़ेगी। ये जैसे ही मूव करेगा तब ये फोर्स जो होगा घट जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक फोर्स। ये काइनेटिक फोर्स इज स्मॉलर देन स्टैटिक फोर्स। तो जब जैसे ही ये मूव कर जाएगा एक बार, तो अब जो दूसरा फ्रिक्शन पैदा होगा मूवमेंट के बाद में, उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये वहां पर ये जरूर लगेगा। दूसरा हमारा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप देख रहे हैं वैसे ही यहां पर लगाएंगे, यहां जो फोर्स नॉर्मल लग रहा है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन होगा, सेम इसी ढंग से जैसे यहां होगा। आप देख रहे हैं कि एफ के जो है छोटा होता हो जाता है एफ से। एक बार जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो आपको फिर कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो बाय एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा गया है जी, बाय एक्सपेरिमेंट आप भी अनुभव करते हैं, किसी चीज को ठेलने में और ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, एक बार जब स्टार्ट हो जाता है फिर कम ताकत पड़ता है। आप साइकिल पर चढ़ जाते हैं, चढ़ के एक बार पेडल दबाते हैं तो उससे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे एक बार मोमेंट आ जाता है तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। आप किससे अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, अगेंस्ट फ्रिक्शन जो टायर और धरती के बीच में या टायर और रोड के बीच में लग रहा है, उसके अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हैं। तो बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि एफ के इज स्मॉलर देन एफ एस, तो म्यू एस या म्यू के ये होगा स्मॉलर देन म्यू एस। इसको कहते हैं म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के एफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट से फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी, उसका कितना रफनेस है, क्या उसका नेचर है, इस पर ये निर्भर करता है। मोशन ऑफ द बॉडी हम लोग करें, कैसे विचार कर रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग विचार कर रहे हैं। ऐसे कोई बॉडी है ये, और इस पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं एफ ए, फोर्स अप्लाइड है, इसका अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस सतह पर खड़ा हो रहा है, यह है आपका एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इस बॉडी को मोशन में होने के लिए जरूरी है कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ के, और एफ ए माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए अगर होता है तो बॉडी क्या है, मोशन में है, तब बॉडी इज इन मोशन, इज इन मोशन। अगर ऐसा हो कि एफ ए इज इक्वल टू एफ के हो जाए तो एफ ए माइनस एफ के इज इक्वल टू 0,
जीरो होगा तो आइदर एम इज जीरो या ए जीरो होगा। एम जीरो नहीं सकता, मास कैनॉट बी जीरो, तो क्या होना चाहिए जीरो, ए जीरो हो जाएगा। ए इज इक्वल टू जीरो। ए जीरो का मतलब क्या है कि बॉडी या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। बॉडी हमारा रेस्ट में नहीं, हम लोग क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, मोशन में है, तो हम लोग कहें कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कैपिटल से। थर्ड केस होगा व्हेन आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब एफ माइनस एफ के से एफ के इज इक्वल टू एम ए, तो ए एक्सीलरेशन हो जाएगा एफ के अपॉन एम। यहां डी एक्सीलरेशन हो रहा है, तो बॉडी क्या होगा, स्लाइड करते हुए जा रहा है, इवेंचुअली स्टॉप, यह क्या स्टॉप कर जाएगा, बॉडी विल इवेंचुअली स्टॉप, यह स्टॉप कर जाएगा। आप देखिए, आप हमेशा जानते हैं कि म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू एस। वाकई में यहां पर है बॉडी इज मोशन, ये मोशन को दिखा रहा है। अब यस मोशन कंटिन्यूज, ये मोशन म्यूस में मोशन स्टार्ट्स। था ये रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बात करें। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, जब दो ढंग से है, एक तो वस्तु स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्लाइड करता है, फिसलता है, इसे ऊपर से फिसल गया, और रोलिंग में रोल करता है, कलर को देखिए इस ढंग से रोल किया है, घूमते हुए जा रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में पॉइंट ऑफ एरिया जो है, कांटेक्ट एरिया है, हमेशा चेंज कर रहा है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर जाता है। जो सरफेस जो है इन कांटेक्ट ऑलवेज चेंजिंग इन द रोलिंग फ्रिक्शन, बट इन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज फिक्स। वहां स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, ऐसे इस तरह से फिसल रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि रोल करता है, जैसे ऊपर से कोई चीज लुढ़क रहा है, गोले घूमते हैं, बॉल को गिराते हैं तो बॉल घूमता हुआ है। इसमें ऐसा क्या स्थिति होगा कि बॉल का अगर ये पोजीशन करिए, अगर मान लीजिए आपका ए है, ये घूम रहा है, यहाँ पर ए कांटेक्ट है, तो ये कांटेक्ट जो घूम करके फिर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए, और तीसरा बार में फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये हो सकता है कि ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये था, फिर यहाँ ये आ गया, और तीसरा बार में कांटेक्ट जो है ऊपर चला गया। तो ये जो कांटेक्ट हो रहा है हमेशा कांटेक्ट चेंज कर रहा है, किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। और एक ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर अगर इसका mg मास है, m नॉर्मल रिएक्शन है, तो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए Fr अगर फोर्स हो तो यह प्रोपोर्शनल होता है m के, और रोलिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर इंटू n, जहां म्यू आर को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। वैसे प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली पाया गया है कि रोलिंग ये फ्रिक्शन फोर्स जो है स्मॉलर है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से, और यह स्मॉल होता है स्टैटिक फोर्स से। तो ये भी होगा कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर इज स्मॉलर देन म्यू के, ये स्मॉलर देन म्यू एस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा आइए हम लोग वॉकिंग ऑफ द मैन करते हैं कि मैन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग चलते हैं फिरते हैं, तो हम लोग कैसे चलते फिरते हैं, थोड़ा इस पर या बात करेंगे। मोशन ऑफ द मैन, जब आदमी चलता है, जब आप चलते हैं तो अपने आगे वाला पंजा से, एडिस नहीं, पंजा से आप धरती को दबाते हैं, कुछ इस ढंग से, इस ढंग से आप धरती को नीचे को दबाते हैं। ये आप नीचे की फोर्स लगाते हैं, ये मान कहिए कि आप आर फोर्स लगा रहे हैं,
तो इसका धरती जो आपका रिएक्शन कर रहा है वो भी आपका फोर्स आर लगा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, या आर रिएक्शन ऑफ फोर्स है उस तरह। आप ये एंगल थीटा पर धरती को दबा रहे हैं, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मैन है, आपका मैन का आपका पंजा है, ये थीटा से कर रहे हैं। इसको रिजल्व किए दो पार्ट में इस आर को, तो इस तरफ हो जाएगा आर साइन थीटा और इस तरफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहां तक आर cos थीटा। ये आर साइन थीटा आपका वेट जो है mg उससे बैलेंस होगा। पहला फोर्स हो जाएगा क्या, आर साइन थीटा इज इक्वल टू mg। m क्या है, मास ऑफ मैन। एक आर cos थीटा फ्री है, आर cos थीटा फ्री है और किसका बराबर हो जाएगा, m एक्सीलरेशन के बराबर। तो एक्सीलरेशन अब कितना होगा, आर cos थीटा अपॉन m, दिस इज एक्सीलरेशन। यही आपको कॉज है, ये एक्सीलरेशन होता है जैसे जैसे पैदा होता है आगे आप एक बार पैर रखाता है दूसरा पिछला पैर उठता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलने लगते हैं। तो ये एक्सीलरेशन होता है जिसको हम आर cos थीटा बाय m से करते हैं। इसके हमको ज्यादा तेज चलने के लिए, ज्यादा तेज चलने के लिए पंजा को हमको ज्यादा झुकाना पड़ेगा, ज्यादा मोड़ना, एंगल कम से कम बनाना पड़ेगा। ये cos थीटा, ये थीटा का मान कम होगा, cos थीटा का मान ज्यादा होगा, तो हम एक्सीलरेशन हमारा ज्यादा होगा। आप धावक को देखते हो कि थोड़ा आगे तो झुक के दौड़ता है, सीधा स्ट्रेट नहीं दौड़ सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब दौड़ने लगता है तो आगे झुक जाता है। या शुरू कर आप देखिए कि एकदम पंजा मोड़ के स्टाइल में बैठते हैं लोग, ताकि उनका थीटा जो है कम से कम हो और स्पीड ज्यादा हो जाए। भाई ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ टिप्स है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि हम लोग जब दो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या क्या टिप्स अपनाते हैं, हाँ देखते हैं इसको हम लोग। आइए हम लोग सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन पर कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए टिप हम लोग जानते हैं। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का मिला जुला प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। ये ट्रिक कुछ हम लोग ट्रिक को जानने की कोशिश करेंगे। पहला है कि हमेशा ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम, कहीं कोई चीज है तो फ्री बॉडी डायग्राम को खींचिए। फर्स्ट है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब सभी फोर्सेस को आप दिखाइए। जैसे कि अगर ये है टॉप है टेबल का और इस पर कोई चीज रखा हुआ है, अब ये कहीं चल रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, आप इसको आप इस तरफ में आप इसे इधर से पुश कर रहे हैं एफ बल फोर्स से, और इसके अगेंस्ट आपको फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस सतह पे एफ। तो इसको दिखाइए। इसके अलावा और फोर्सेस भी लग रहे होंगे, इसका वेट जो होगा नीचे की ओर लग रहा होगा mg, और ऊपर की ओर का रिएक्शनल फोर्स लग रहा है F। तो दूसरा क्या लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ऑल बॉडीज, या हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस को हम लोग लिखेंगे, ये ठीक है। दूसरा जो है कि अगर दो बॉडी कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तब हम लोग क्या करेंगे, और एक पुल्ली पर वो सरक रहे हैं, ऐसा हो कि पुल्ली है और उसका सरक, एक केस हम लोग 1 को कहेंगे, केस 1। दूसरा केस 2 हम विचार किए थे, एक पुल्ली है और उस पुल्ली से इस तरफ जो वेट है वह m1 है, और इस तरफ जो वेट लटक रहा है से m2 है। इस तरफ जो होगा ऊपर की
एक सा रख सकता है टेंशन T, और इसका टेंशन T1 इसको कहे तो इसका टेंशन T2 होगा। ये अगर सरक रहा है तो ऊपर की ओर एक्सीलरेशन A1 होगा, तो इसके नीचे की ओर एक्सीलरेशन A2 होगा। अगर पुली फ्रिक्शन लेस है तब क्या होना चाहिए? पुली फ्रिक्शन लेस, तो जैसे ही सरक रहा है तो ये टेंशन दोनों को होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। फ्रिक्शन लेस का मतलब कि वहां पर कोई आपका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जो भी है T1 इक्वल टू T2 हो जाना चाहिए। और दूसरा हो सकता है A1 इक्वल टू A2, एक्सीलरेशन दोनों का सेम होना चाहिए। M1 इक्वल टू M2 नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अगर फ्रिक्शन पुली जो है फ्रिक्शन लेस नहीं है तब क्या क्या हो सकता है? सेकेंड केस, पुली इज नॉट फ्रिक्शन लेस, मतलब इस पर भी कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि M1 बड़ा हो जाए M2 से, तब का होगा ये नीचे क्यों जाएगा, M1 नीचे जाएगा और M2 ऊपर जाएगा, और एंड M2 अप जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर M1 छोटा हो जाएगा M2 से, M1 छोटा है M2 से, तब M1 ऊपर चला जाएगा, M1 अप जाएगा एंड M2 डाउन जाएगा। जो भार होगा वो नीचे हमेशा जाएगा। तो ये हो सकता है। अब तीसरा केस हो सकता है कि जब टू बॉडी जो है कनेक्टेड है, एक टेबल पर रखा हुआ कोई चीज और वह स्लाइड कर रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, तो थोड़ा उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। केस थर्ड, हम लोग यहां लिख देते हैं। When a body is sliding over a plane, से एक टेबल टॉप रखा हुआ है कहीं पे से, और उस टेबल के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है, और ये जो है बॉडी एक यहाँ पर पुली लगा हुआ है, यहाँ से एक तार से जुटा हुआ है, और ये पुली से नीचे एक वेट लटकाया गया है। इसका एक्सेलरेशन A2 इधर काम करेगा। एक ये जो है यहाँ पर, ये जो है M, इसका मास जो है M है, M1 कहिए। यहाँ पर जो जैसे ही ये नीचे को सरकेगा, खिंचाएगा, कैसे? जब ये इस तरफ जाएगा, नीचे गिरेगा, तो क्या होगा? एक्सीलरेशन भी, ये जो एक्सीलरेशन है यही नीचे की ओर आएगा, ये नीचे की ओर आएगा। ये T यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इस सतह पर, ध्यान दीजिए, इस सतह पर, इसको हम लोग कहेंगे Fk। Fk क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। कैसा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। Fk है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ई पुली इज फ्रिक्शनलेस, और ये मोशन में नहीं है, तब क्या होगा? T1 बराबर हो जाएगा T2, और क्या होगा? A1 बराबर A2, A1 बराबर A2। अगर ये A2 है और यहाँ पर A1 कोई होगा, यहाँ पर A1, तो A1 इक्वल टू A2। अगर ये है तब बॉडी है रेस्ट में है, बॉडी क्या है? रेस्ट में है। अगर ऐसा है तो बॉडी रेस्ट में है। इफ द पुली इज नॉट
फ्रिक्शनलेस। अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं है तब क्या होना चाहिए, तब ये होना चाहिए इसको कि T1 T2 के बराबर कभी नहीं होगा और A1 बराबर A2 होगा, लेकिन T1 बराबर T2 नहीं होगा। जैसे ही एक्सीलरेशन इधर होगा तो उतना ही एक्सीलरेशन भी होगा, तो ये T1 T2 नहीं होगा, लेकिन A1 A2 हो सकता है क्योंकि मास बदल सकता है। तो लेकिन ये बराबर नहीं होगा, दोनों में कोई बराबर नहीं होगा और M1 M2 तो बराबर पहले से ही नहीं है। तो इन सभी चीजों को टिप्स को हम लोग यूज करते हुए एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे और इसके बाद सर्कुलर मोशन थोड़ा हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करता है। तो आइए पहले इसको हम लोग न्यूमेरिकल के लिए हम लोग बोर्ड साफ करते हैं। चलिए लिखते हैं प्रॉब्लम हम। फर्स्ट है, if an automobile is traveling at a speed of 54 km per hour, if the coefficient of the static friction between the tires and the road is 0.6, calculate the minimum distance the vehicle would be a stop. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब व्हीकल चल रहा है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो U है इसका 54 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 54 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये 3 और ये 2 और ये हो गया 5, आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। V क्या होना चाहिए, V विल बी 0। ये कब लागू होगा, जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे V² इक्वल टू U² माइनस 2AS। इसी S को हम लोग को निकालना है। हम लोग को U मालूम है, V भी मालूम है, लेकिन A हम लोग को मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए Fs हमारा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। रोड पर चल रहा है कोई गाड़ी, तो यहाँ पर जो गाड़ी चल रही है, Fs क्या होगा, जो पीछे की ओर लगेगा Fs स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs इज इक्वल टू, याद होगा आपको, μs इंटू m। μs क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमारा कोफिशिएंट है ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिया हुआ है 0.60। तो ये तो होना चाहिए μs इंटू सिंस ऑटोमोबाइल इज मूविंग
अब याद कीजिए कि एफ ए फोर्स अप्लाइड घटाओ एफ एस या एफ के लिखते थे इज इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा हो कि ये 0 हो जाए, ये होता था आपका एम ए के बराबर, रिकॉल कीजिए। तो ये अगर 0 होता था तो एफ एस जो होता था इज इक्वल टू एम ए विथ माइनस साइन दिखा रहा है रिटार्डेशन, मतलब बॉडी विल इवेंचुअली स्टॉप और ए इज इक्वल टू एफ एस इंटू एम एस बाई एम विथ माइनस साइन। ये हम लोग पहले इसके ठीक पहले वाला में डिस्कस किए थे, कहते हैं कि बॉडी विल इवेंचुअली स्टॉप। इसके पहले हम लोगों ने किया था, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। Yes, this Fs is equal to nothing but ma. ma with minus sign एक्सीलरेशन हम क्या कर देंगे, हम लोग माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू Fs इक्वल टू ma म्यू एस एन। एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, mg। एन क्या होगा, ये यही नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर होगा उसके ऑब्जेक्ट के वार से बराबर बैलेंस करेगा। तो हम लोग एम ए इंटू ए इज इक्वल टू ए निकाल चुके हैं हम लोग, तो ये इसको हम लोग कैंसिल कर दीजिए एम एम को, तो ए इज इक्वल टू बचेगा माइनस म्यू एस इंटू जी। और इसको हम लोग इस फॉर्मूला पुट कर दें। ये जो फॉर्मूला हमको आया है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन दिस फॉर्मूला, the value of a in the formula v square is equal to e square minus 2as। क्या हम लोग पाते हैं, v हमारा 0 है, u है 15 स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर हमारा कितना है माइनस म्यू एस इंटू जी। ठीक है, तो ये हो गया 15 माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, माइनस में रिटार्डेशन हो रहा है हमारा, इसलिए आप माइनस को लिखे ही नहीं, छोड़ दिए हैं 225। और ये जो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 0.60 जी को हम लोग को 10 लेने के लिए कहा है इंटू एस। एस क्या है, जिस डिस्टेंस पे स्थिर हो जाएगा, लौट जाएगा, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 225 अपॉन 12 मीटर। यह आपका आएगा 18.75 मीटर। एक मिनट को हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेकेंड, ए ब्लॉक ऑफ 4 kg मास रेस्ट ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। The plane is gradually धीरे धीरे inclined at an angle 15 degree with the horizontal। The block just began to slide. What is the coefficient of static friction between
the block and the surface. A block of 4 kg mass rests on horizontal plane. The plane is gradually inclined at an angle 50 degree. This is the horizontal. The block just began to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? ये क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg। ये 4 kg मास का एक ब्लॉक है, ये सरफेस पर रखा हुआ है। यही हमारा सरफेस है जिस पर रखा हुआ है। अब इस सरफेस को ये 4 kg है, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? ऊपर की ओर। तो कुछ ऊपर की ओर उठाने से इसका इस ढंग का शेप बन जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल रहेगा और हॉरिजॉन्टल से ये 15 डिग्री ऊपर उठ गया। ये हमारा 15 डिग्री हो गया। ब्लॉक हमारा यहाँ पे है, यही ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक है। अब देखिए तो इस ब्लॉक का नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वह mg लगेगा, मास ऑफ दी ब्लॉक mg। और यहां पर अगर एक परपेंडिकुलर को डाल दें तो ये एंगल जो होगा ये बताएगा थीटा। और इस तरफ जो है, इस तरफ अगर ये mg नीचे की ओर है तो इस तरफ होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। जहां थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। और इस तरफ में जो होगा, इस तरफ इसका जो रिजल्टिंग कंपोनेंट mg का होगा ये होगा आपका mg sin थीटा। अब इस तरफ देखिए, ये आपका नॉर्मल में क्या था, इस तरफ n लग रहा था, ये हमारा n था, ये हमारा mg था। mg तो ऐसे हो गया, नीचे की ओर लगता रहा। लेकिन अब नॉर्मल रिएक्शन जो सतह पर जो नॉर्मल होगा, ध्यान दीजिए, जो सतह पर नॉर्मल है वो ये है नॉर्मल। अब आपका हो गया, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है। जो यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये n हो रहा है। तो n किसके बराबर है हम लोग एक्सपेक्ट करें, तो इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग को मिलेगा कि n इक्वल टू mg cos थीटा पहला, और दूसरा मिलेगा इस तरफ आ रहा है mg sin थीटा। ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस तरफ लगेगा, इसको रोकेगा, स्लाइड नहीं होने देगा, तो फोर्स इस तरफ लगेगा, स्टैटिक फोर्स। तो ये एफएस जो है उस तरफ लग रहा है, वह किससे बराबर हो रहा है, ये बराबर होगा mg sin थीटा। Fs is nothing but this is mu s into n, mu s into n, जहां mu s is the coefficient of static friction और यही हमको निकालना है। mu s into n is equal to mg sin थीटा। आप इसमें बात डिवाइड कर दीजिए इससे, तो ये इससे डिवाइड आप करते हैं तो क्या होगा, डिवाइड, ये आपका मिल जाएगा, यहां पर n आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा mg cos थीटा। ये हो जाएगा आपका एंगल क्या, mu s इक्वल टू हो गया tan थीटा। यहां थीटा क्या है जी, यह थीटा इज, यही एंगल झुका रहा है, इसको इस तरफ उठाने से ये एंगल जो बना है 15 डिग्री, यही हमारा थीटा है। बाकी में ये हमारा थीटा एंगल है, थीटा इज 15 डिग्री। सो mu s कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल tan 15 डिग्री, और इसका वैल्यू आता है, आप देखिएगा चार्ट से, या इसका जो वैल्यू आएगा 0.27, यही आंसर हो गया। इसका जो वैल्यू आया mu s tan 15 डिग्री इक्वल टू 0.27, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वजह से हम लोग किए हैं। अब लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, उसका नाम होगा सर्कुलर मोशन विद द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में सर्कुलर मोशन क्या रोल अदा करता है और कैसे करता है, थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे, और संभव होगा तो एक आध न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे।
तो चलिए तब तक के लिए